दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल के बीच से जाती हुई एक अकेली गाड़ी से। गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर बढ़ रही होती है कि अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है। अजीब बात ये होती है कि गाड़ी का ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं देता। गाड़ी के अंदर एक जमींदार का बेटा नारायण बैठा होता है। तभी कुछ पलों की खामोशी के बाद दूर से एक गाने की धुन सुनाई देती है। इसी बीच कोई उस गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक देता है। धीरे से आवाज आती है, नारायण। फिर दोबारा नारायण, और तीसरी बार वही आवाज गूंजती है, नारायण। नारायण डरते डरते दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो घबराकर बोल उठता है, भौजाई। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले दिन सुबह नारायण की लाश पेड़ के नीचे मिलती है। उस पेड़ की डाल पर तानपुरे का तार लिपटा हुआ झूल रहा होता है, जैसे किसी ने रात में इसे बांध दिया हो। अब सीन फिर से वर्तमान में आता है, जहां 6 नौजवान लड़के लड़कियां सोनामुखी गांव की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो संगीत पर रिसर्च कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के 1940 के एक लेटर से उन्हें पता चलता है कि उनकी पसंदीदा गायिका निशिगंधा थी और उनका ससुराल सोनामुखी गांव में है। इसलिए वो सभी 6 मिलकर उस गांव के लिए निकलते हैं। बीच रास्ते में जब वो कुछ खाने के लिए उतरते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि सोनामुखी गांव और कितना दूर है। दुकानदार फिर डरकर पूछता है कि वहां फिर कौन मर गया। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो बस उस गांव में जा रहे हैं, मरने वाली बात कहां से आ गई। दुकानदार बताता है कि उस गांव से सिर्फ मरने की खबरें आती हैं। शाम होते ही उस गांव में कोई घर से बाहर नहीं निकलता और ना ही कोई दूसरे गांव से वहां जाता है, क्योंकि उस गांव में निशी बुलाती हैं। क्या आपको ये नहीं पता है? ये बात सुनकर ड्राइवर घबरा जाता है और आगे जाने से मना करता है और उन्हें बीच रास्ते में उतारकर गाड़ी लेकर वापस चला जाता है। फिर वो लोग ठेला गाड़ी से मजबूरन उस गांव में जाते हैं। तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। वहां वो जिस घर में जाते हैं वो घर असल में बंद पड़ा होता है। उस घर का केयर टेकर भोलादा उन 6 लोगों में से अरुण को ढूंढता है। अरुण का अपना परिचय देने के बाद भोलादा कहता है कि मैंने अंदर पीने का पानी रख दिया है, घर साफ करके रख दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और इस घर में अब कोई नहीं रहता है। ये सुनकर बाकी दोस्त कहने लगते हैं कि जब यहाँ कोई नहीं रहता है तो हम यहाँ क्यों आए। अरुण इस बात पर ध्यान ना देते हुए भोलादा से कहता है, अच्छा क्या हमारे खाने का कुछ इंतजाम हो सकता है। भोलादा कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि तुम मेरे घर से ला सकते हो, लेकिन अगर कोई लड़की जाएगी तो हम जवाब नहीं देंगे। सिर्फ लड़के जाएंगे, रात में खाना लेकर आएंगे और खुद खाएंगे। इस गांव में शाम के समय किसी लड़की की आवाज पर कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन ये लोग इस बात पर कोई खासा ध्यान नहीं देते। तभी भोलादा जाते समय एक व्यक्ति के कंधे पर गिटार देखकर कहता है कि इसे यहाँ भूल कर भी मत बजाना। इसके बाद जब वो उस राजमहल में प्रवेश करते हैं तो इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाते हैं। इन 6 में से तितली नाम की जो लड़की थी उसे सब कुछ बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा था। जब वो पूजा घर के पास जाकर खड़ी होती है तभी एक फ्लैशबैक आता है। उस पूजा घर में दुर्गा पूजा चल रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे कोई सहेली कहकर बुलाता है। वो हैरान होकर चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। उन 6 लड़के लड़कियों में से अरुण नाम का लड़का उन सबसे कहता है कि जिस रिश्तेदार ने मुझे निशिगंधा के बारे में बताया था मैं उससे मिलकर आता हूँ। अगले दिन सुबह उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और वो उन सबको कहकर जाता है कि अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम लोग भोलादा के घर से खाना ले आना। अब इतना कहकर अरुण अपना बैग और सामान उठाकर निकल जाता है। वहीं तितली घर के अंदर जाकर एक आईना देखती है और कहती है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही जाना पहचाना है। वहीं अरुण जिस रिश्तेदार के घर गया था वहां जाकर हमें पता चलता है कि अरुण दरअसल अपने ही घर आया था। यहाँ उसकी माँ रहती हैं, जो उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया था। उसे देखकर उसकी माँ बहुत डर जाती हैं। कहती हैं, तू यहाँ क्यों आया है। उनकी बातचीत सुनकर हमें पता चलता है कि अरुण उसी नारायण बेनर्जी का पोता है, जिसे कहानी की शुरुआत में पेड़ पर लटकाया गया था और अरुण की माँ ने उसे यहाँ से बहुत ही दूर रखा था। उसे इस गांव में रहने नहीं दिया क्योंकि उसके पिता और दादा को निशी ने ही मार डाला था। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ डर के मारे अरुण को इस घर में नहीं लाती। लेकिन अरुण इससे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो कहता है कि क्या तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचोगी। ये घर, दादा, पिता सब तो चले गए, अब तो मेरा तुम्हारे पास रहने का समय है। तुम बस मुझे दूर रखती हो। निशी जैसा कुछ नहीं है माँ। इधर तितली और नील जो कि एक कपल हैं, वो बातें करते करते भोलादा के घर खाना लेने जाते हैं। यहाँ नील बताता है कि मैं अगले साल मैनचेस्टर जा रहा हूँ, तुझे भी शादी करके अपने साथ ले जाऊंगा।
हमें पता चलता है कि नील रविंद्रनाथ टैगोर के गानों को रैप करके गाता है, जो तितली को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। नील यहाँ गाना शुरू करता है, तभी अचानक हमें एक बुढ़िया दिखती है जो अपने मन में कहती रहती है कि और गाओ तुम लोग गाओगे तभी वो आएगी। अब ये बुढ़िया किसके आने की बात कर रही थी ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद तितली और नील भोलादा को बुलाते हैं। जब वो आवाज लगाते हैं तो इसी बीच खड़े रहते रहते तितली गाना गुनगुनाने लगती है। अंदर से भोलादा कहता है, कौन है वहाँ? नील बताता है, मेरी दोस्त तितली है, तुम डरो मत, बाहर आओ। बाहर आकर भोलादा बताता है कि इस गांव में गाना गाते ही लोग मर जाते हैं। खैर, अब हम फिर से अरुण को देखते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि मैं खाना बनाकर आती हूँ, तू कहीं मत जाना, यहीं बैठ। तभी अरुण अखबार पर लिखता है कि माँ, कल सुबह उस हवेली पर आना, मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। ये लिखकर वो माँ को बिना बताए बाहर निकल जाता है। उधर उसके दोस्त सब खाने बैठते हैं। दोस्त आपस में ही बात करने लगते हैं कि इस गांव में रविंद्रनाथ टैगोर की पसंदीदा गायिका रहती थी, यहाँ गाना गाना मना है, गाना गाते ही लोग मर जाते हैं। तब दूसरा कहता है कि शायद तब मना नहीं था, अब हुआ है। इसी बीच हमें निशी के बारे में बताया जाता है। निशी बंगाल में एक तरह की चुड़ैल यानी भूतनी को बोलते हैं, जो किसी की भी आवाज की नकल करके बुला सकती है, और अगर कोई उसके बुलाने पर एक बार भी जवाब देकर पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसे मार डालती है। उधर अरुण जब बाहर निकलकर रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी माँ उसे बुलाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि माँ, यहाँ क्यों आ गई? लेकिन तभी शॉकिंगली वो देखता है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि वही निशी है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। दूसरी तरफ राजमहल में मेघना सो गई थी, लेकिन तितली अभी भी टहल रही थी। तभी अचानक उसके कान में एक आवाज आती है, तो वो मोमबत्ती लेकर वहाँ देखने जाती है, और यहाँ का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अरुण की लाश लटकी हुई थी। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में मोहिंद्र और काशी को देखते हैं, जो कि दो दोस्त होते हैं। मोहिंद्र बहुत ही डरकर कहता है कि नारायण तो सितार बजाने गया था, वो इस तरह मर ही नहीं सकता। इस तरह तानपुरे के तार लपेटकर उसे कौन मार सकता है? काशी उसे खींचकर पकड़ता है और कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, तू डर मत। मोहिंद्र कहता है, मेरा दोस्त मर गया है, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। इसके बाद हम मोहिंद्र को देखते हैं, जो कि एक तालाब के किनारे बैठा होता है। तभी उसे कोई दादा भाई कहकर बुलाता है, तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब उसे देवर जी कहकर बुलाया जाता है। ये सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है, और तभी कोई उसके गले में तार लपेटकर उसे मार डालता है और शव को तालाब में फेंक देता है। सीन फिर से वर्तमान में आता है, जहां अरुण का खून हुआ था। पुलिस भी आ जाती है। पुलिस उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? वो बताते हैं कि हम 6 लोग मिलकर एक ग्रुप में रिसर्च का काम कर रहे हैं। अरुण ने हमें बताया था कि यहाँ निशिगंधा भादुड़ी नाम की एक गायिका रहती थी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की पसंदीदा गायिका थी। हम उनके इंटरव्यू के लिए यहाँ आए थे। हमें तो पता भी नहीं था कि ये अरुण का घर है और उसकी माँ यहाँ रहती है। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाला कहता है, मैं ये सब प्रोजेक्ट वोजेक्ट नहीं मानता। आप लोगों के होते यहाँ एक मर्डर हुआ है, इसलिए आप सब सस्पेक्ट हैं। आप सबको यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक रुकना होगा। वो डरकर पूछते हैं, तो क्या आप हमें कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देंगे? तब वो ऑफिसर एक कांस्टेबल को वहाँ रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर कांस्टेबल कहता है कि मैं रात के समय इस घर में नहीं रह पाऊंगा। तब इंस्पेक्टर बताता है कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति इस घर में रहने को तैयार नहीं होगा। मैं शहर से एक कांस्टेबल को बुला रहा हूँ, तब तक आप लोग सावधान रहिएगा। इस गांव से कहीं बाहर जाने की कोशिश मत करना। इसके बाद अरुण की माँ बताती हैं कि मैंने बचपन से उसे खुद से दूर रखा था। मैं जानती थी कि इस गांव से दूर रहने पर शायद वो जिंदा रहेगा, लेकिन मेरी बात ना मानकर वो इस गांव आया, इसलिए निशी ने उसे मार दिया। ये सुनकर तितली कहती है कि अगर वो यहाँ आया भी था तो निशी उसे क्यों मारेगी? अरुण की माँ कहने लगती हैं कि इन 6 परिवारों में से कोई नहीं बचेगा। मेरे ससुर, मेरे पति सब मारे गए। उन 6 परिवारों के बारे में पूछने पर अरुण की माँ बताती हैं कि पहले इस घोषाल जमींदार के घर में बहुत बड़ी दुर्गा पूजा हुआ करती थी। उस दुर्गा पूजा में ये 6 लोग, जिनका परिचय वो देती हैं, मोहिंद्र जो वायलिन बजाता था, काशीनाथ जो खोल बजाता था, दीपंकर जो एशराज बजाता था, धीमान तबला बजाता था, हेमचंद्र शरत और नारायण जो कि अरुण के दादा थे, वो सितार बजाते थे। घोषाल जमींदार के घर का इकलौता बेटा राजशेखर घोषाल जो बहुत ही अच्छा गाना गाता था। ये सब मिलकर हर साल दशहरे के बाद मिलन समारोह का आयोजन रखते थे। तभी एक साल पता नहीं क्या हुआ, पूरे गांव में महामारी फैल गई, सब मरने लगे। अब इस सब का कारण पूछने पर अरुण की माँ कुछ नहीं बताती
और जैसे तैसे बचकर भाग जाती है। अरुण की मां के जाने के बाद सब धीरे धीरे अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। नील और तितली अकेले बैठे थे। तितली को देखकर नील कहता है, तुम बहुत ही स्ट्रेस्ड लग रही हो, तुम जाकर आराम करो। वो कमरे में जाकर खिड़की से देखती है कि कोई लाल रंग की दुल्हन आई है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी नील देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। नील तितली को समझाता है और कहता है कि थोड़ी शांत हो जाओ। तब तितली कहती है, अच्छा तानपुरे के इतने तार कहाँ से आए जो उसके गले में लिपटे हुए थे। यहाँ तितली अरुण के गले की बात कर रही थी। इसके बाद हम उस घर में एक नए कांस्टेबल को देखते हैं जो अपने मन में गाना गा रहा था। भोला दा को देखकर वो पूछता है, तुम्हारे गांव में कोई पूजा पाठ नहीं होती क्या? दुर्गा पूजा के समय मैंने एक भी पंडाल नहीं देखा। भोला दा कहते हैं, जब इस गांव में आए हो तो कोई गाना वाना मत गाना, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें पीछे से बुलाए तो बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना। कांस्टेबल तो हैरान रह जाता है और इतना कहकर भोला दा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से वही बुढ़िया दिखती है जो तितली से मिलने आई थी। तितली जब सोकर उठती है तो वो बुढ़िया बताती है कि नई दीदी तो फिर से लौट आई है और अब वो तितली को इमली का चटपटा मसाला खाने को देती है। तितली उसे देखकर बहुत ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है तो सब दौड़कर आते हैं। कांस्टेबल उस बुढ़िया को बाहर ले जाता है। उस रात जब सब सो जाते हैं तो तितली को एक गाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज की तरफ ध्यान देकर वो दूसरी मंजिल के कमरे में जाती है। जैसे ही वो वहां जाती है तो गाना बंद हो जाता है। फिर अचानक कोई बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है। डरकर तितली अपने कमरे में वापस आ जाती है। कमरे के शीशे में वो अपनी एक और परछाई देखती है जिसमें उसने साड़ी पहनी हुई थी। इधर कांस्टेबल अपना बिस्तर लगाते हुए कोका कोला का गाना गा रहा था। तभी अचानक निशी उसे बापी कहकर बुलाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तब वो बुढ़िया आकर कहती है कि इन लोगों को गाना गाने से मना करो तो कोई सुनता ही नहीं, और ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। और यहीं पर दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में दीपंकर बाबू को देखते हैं जो बहुत ही डरे हुए थे। दरवाजा खोलने को कहने पर भी वो नहीं खोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हम सब मारे जाएंगे। उसी समय कोई उन्हें दीपू बाबू कहकर बुलाता है। 2 बार बुलाने के बाद ही वो जवाब देते हैं और पूछते हैं, कौन? कमला भाई। उसके तुरंत बाद निशी उन्हें मार डालती है। सीन फिर से वर्तमान में आता है जहां हम देखते हैं कि तितली बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए नील उसे बिस्तर पर लेटा देता है। सपने में वो देखती है कि वो साड़ी वाली तितली उसे कह रही है कि उसे मार डाला, जानती है, उसे मार डाला। वो नींद से उठकर ही चिल्लाने लगती है। मेघना आकर उसे संभालती है और कहती है कि जानती है वो कांस्टेबल मारा गया है। बाहर आकर हम देखते हैं कि कांस्टेबल की मौत की खबर सुनकर पूरी पुलिस फोर्स आ गई है। साथ ही उस गांव के कई लोग भी आए हैं। वो कहते हैं कि इतने दिनों बाद यहाँ लोग मरने लगे हैं, ये नियम तोड़ रहे हैं, इसलिए मर रहे हैं। इस घर में इन्हें नहीं रखा जाएगा, इन्हें जैसे भी हो भागना पड़ेगा, नहीं तो गांव में और भी सब मरेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, आप सब यहाँ से चले जाओ। 2 डेड बॉडीज मिली हैं, जब तक दोनों शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता हम इन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते। गाँव वाले कहते हैं, हम भी देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं, जो इनकी मदद करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। यहाँ गांव वाले भोला दा को भी धमकाकर जाते हैं। अब तितली अपने दोस्तों को रात में सुने गए गानों के बारे में बताती है और कहती है कि वहाँ एक लड़की चिल्ला भी रही थी। साथ ही शीशे में उसने जो अपनी साड़ी वाली परछाई देखी थी उसके बारे में भी वो बताती है और कहती है कि कोई मेरे कान में आकर कह रहा था वो मर गई है, जानती है वो मर गई है। अब उसके दोस्त उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास करना नहीं चाहते थे। ऋषभ कहता है, वो ठीक कह रही है, मुझे लगता है कि निशी ही सबको मार रही है। इसी समय भोला दा आते हैं और कहते हैं, अगर मैं अरुण बाबू की बात सुनकर लालच ना करता तो इनमें से कोई भी नहीं मरता। दरअसल अरुण ने भोला दा को कुछ पैसे देकर कहा था कि इन्हें घोषाल के घर में ही ठहराना है, इसलिए उसने ये काम किया था। तब उसके दोस्त उसे सांत्वना देकर कहने लगते हैं, आपको कैसे पता होगा कि वो मर जाएंगे? इस पर भोला दा कहते हैं, मुझे पता था, मैं जानता हूँ कि इस घर पर श्राप है। मेरे पिता भी इस घर की देखभाल का काम करते थे। मेरे पिता ने खुद अपनी आंखों से निशी को देखा था। ये सब सुनने के बाद नील उस ऊपर वाले कमरे में जाता है जहाँ से पियानो और गाने की आवाज आ रही थी। वो कमरा बंद था। भोला दा उसे बार बार कहते रहते हैं, उस कमरे में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन नील कहता है, जब इस कमरे से आवाज आई है तो जरूर यहाँ कोई छुपा हुआ है, वो मुझे देखना ही होगा। ये कहकर जब वो ताला तोड़कर कमरे के अंदर जाता है तो कमरे में कुछ भी नहीं होता। वहाँ से एक भयंकर बदबू आ रही थी। उस कमरे में एक बड़ी तस्वीर भी लगी हुई थी, जिस तस्वीर को देखकर तितली अपने मन में कहती है, ये तो मेरी साड़ी है, मेरी साड़ी इसने पहनी थी।
बहुत सुंदर थी वो साड़ी। ऋषभ जब पियानो के बारे में पूछता है तो तितली अपने मन में कहती है कि वो कैप्टन हेनरी से खरीदा गया था। उसके बाद सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तितली को इतनी बातें कैसे पता? तितली भी हैरान हो जाती है, उसे ये घटनाएं कैसे पता चली। अब ऋषभ और मेघना दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से जाना चाहते थे। ऋषभ मेघना को बताता है कि मुझे लगता है कि तितली इस घर के बारे में बहुत कुछ जानती है जो हमें नहीं पता। मेघना कहती है तुम गलत सलत सोच रहे हो, रिसर्च के किसी पेपर में पढ़ा होगा, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। दूसरी तरफ नील खाना बनाने का इंतजाम कर रहा था क्योंकि इतने दिनों तक भोला दा ने उनके खाने की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन गांव वालों के धमकाकर जाने के बाद भोला दा ये जिम्मेदारी और नहीं लेना चाहते थे। भोला दा ने उन्हें खाने का सामान जुटाकर दे दिया था। उसी समय भोला दा का साला परचून की दुकान का सामान देने आता है। जब वो बाहर निकल कर जाता है तो नील अकेला स्टोव जलाने लगता है। उसी समय अचानक स्टोव जल जाता है। नील को समझ नहीं आता कि आखिर कौन आकर स्टोव को जला गया, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। साथ ही एक व्यक्ति के बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा भी बंद हो जाता है। इतने दिनों तक नील इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि यहाँ कोई निशी है, लेकिन इस बार उसके मन में डर बैठ जाता है। भोला दा के वापस आते ही सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। तितली नहाकर आती है तो उस बुढ़िया को देखती है। बुढ़िया फिर से तितली को देखकर कहने लगती है, भाग जा पन्ना, यहाँ और मत रहे, किसी को कुछ मत बताना, भाग जा पन्ना। ये सब देखकर तितली कुछ समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ अनिर्बान को जमींदार के घर में इतनी सारी किताबें देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। माँ मरने से पहले किताबों की जिम्मेदारी अनिर्बान को देकर गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की मायार खेला किताब को जब अनिर्बान खोलकर देखता है तो उसे अपना नाम और नीचे माँ लिखा हुआ दिखता है। पहले तो वो डर जाता है और उसे बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब वो खोलकर देखता है तो और कुछ नहीं होता है, मतलब वो हेलुसिनेट हो रहा था। साथ ही अनिर्बान को निशी की आवाज भी सुनाई देती है। जब सब दोस्त एक जगह बैठे होते हैं तो ऋषभ कहता है कि हम में से कोई नहीं बचेगा, निशी सबको मार डालेगी। निशी इस गांव को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। भाई चलो यहाँ से भाग चलते हैं। उसी समय नील उन्हें समझाने लगता है कि इस घर में आकर हम सब हेलुसिनेट हो रहे हैं, अगर अभी हमने खुद को शांत नहीं रखा तो मुश्किल होगी। अनिर्बान बाहर से आकर कहता है, आज से हम सब एक साथ सोएंगे, सबको थोड़ा जागते रहना होगा, यहाँ 2 खून हो चुके हैं। अब रात के समय जब सब एक साथ सो रहे थे तो हम फिर से निशी को देखते हैं। वो आकर अनिर्बान को बुलाने लगती है। अनिर्बान नींद से उठकर तितली को उठाकर दूसरी मंजिल के कमरे में ले जाता है। दूसरी मंजिल के कमरे में जाकर पियानो खोलकर वो पियानो बजाना शुरू कर देता है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब निशिगंधा छोटी थी तब रविंद्रनाथ टैगोर उसके घर यानी मायके गए थे। उसका गाना सुनकर रविंद्रनाथ टैगोर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उसी गाने की धुन अनिर्बान बजा रहा था, जिसे तितली मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। गाना खत्म होने के तुरंत बाद अनिर्बान निशी की आवाज में बोलता है, मैं निशी हूँ, और यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि पुलिस आकर गांव वालों को धमका रही है और कह रही है कि तुम कहते हो कि कुछ नहीं जानते। यहाँ तालाब में लाशें तैर रही हैं, कुएं से लाशें निकल रही हैं। उसी समय हम कुएं से एक शव को निकलते हुए देखते हैं। कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां वो दूसरी मंजिल के कमरे में गाना गा रहे थे। नीचे गाने की आवाज सुनकर नील उठता है और मेघना और ऋषभ से कहता है, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। मुझे लगता है अनिर्बान और तितली ऊपर हैं। अब डर की वजह से सिर्फ मेघना और नील ऊपर आकर देखते हैं कि दरवाजा बंद है। दूसरी तरफ अनिर्बान निशी की आवाज में तितली से कहता रहता है, दोस्त क्या तू मुझे पहचान नहीं रही? मैं निशी हूँ। वो बार बार एक ही बात कहता रहता है, जिससे तितली बहुत ही डर जाती है। नील दरवाजा खोलकर अंदर आता है और देखता है कि अनिर्बान ने तितली को जबरदस्ती पकड़कर रखा है। इससे गुस्सा होकर नील जब उसे एक थप्पड़ मारता है तो अनिर्बान बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तितली जो छत के किनारे खड़ी थी, उसी समय भोला दा आकर बताता है कि तुमने जिन 6 लोगों के बारे में सुना था, उनमें से धीमान बाबू नाम का एक व्यक्ति निशी के डर से पागल हो गया था। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि धीमान जो तबला बजाता था, वो अचानक कुएं के किनारे जाकर रस्सी से अपने गले को बांध रहा है और कहता जा रहा है, धीमान गले में रस्सी बांधने पर कैसा लगता है जानते हो? फिर अचानक कोई उसे फांसी दे देता है। एपिसोड की शुरुआत में कुएं से जो शव निकाला गया था वो दरअसल धीमान बाबू का ही था।
तभी मेघना आकर खबर देती है कि अनिर्बान को होश आ गया है। अनिर्बान के पास जाकर जब तितली पूछती है तो अनिर्बान कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं। उसी समय पीछे से कोई अनिर्बान को कहता है, वो चिट्ठियां उसे दो, वो चिट्ठियां उसे दो। ये बात कोई और नहीं सुन पाता। बाद में जब तितली अकेली थी तो अनिर्बान आकर कहता है, तूने इस लड़की की आवाज सुनी थी जब वो मुझसे बातें कर रही थी? तो तितली कुछ भी समझ नहीं पाती। अनिर्बान कहता है, वो लड़की मेरे सामने आकर कुछ कहने लगती है। तितली कहती है, शायद तुझे अपनी माँ की याद आ रही है। अनिर्बान कहता है, नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, कोई और है, कम उम्र की कोई लड़की है। उसने मुझे तेरी लिखी हुई चिट्ठियां देने को कहा था। तितली हैरान होकर पूछती है, मेरी लिखी हुई चिट्ठियां? मेरी लिखी चिट्ठियां यहाँ कहाँ होंगी? अनिर्बान कहता है, ये मुझे नहीं पता, आज रात दूसरी मंजिल के कमरे में ढूंढने जाएंगे। रात होते ही अनिर्बान और तितली ऊपर पियानो वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ वो चिट्ठियां ढूंढने लगते हैं। वो अलमारी खोलकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। उसी समय बुढ़िया आकर बताती है कि वहाँ नहीं है, पियानो के नीचे है। अनिर्बान पियानो के नीचे से एक संदूक निकालता है जिसमें से कुछ चिट्ठियां निकलती हैं। उस लिखावट को देखकर तितली बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो उसी की लिखी हुई चिट्ठी है। बुढ़िया तितली से कहती है, एक बार फिर से सुनती हूँ तो चिट्ठी पढ़। तितली चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है जिसमें लिखा था, मेरी प्रिय निशी, क्लास शुरू हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। मैं कोलकाता के बड़ा बाजार से 2 साड़ियाँ लाई हूँ, तेरी पसंदीदा नीले रंग की साड़ी जो तुझ पर बहुत जचेंगी। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ हम पहली बार निशिगंधा को देखते हैं जिसके साथ तितली भी थी। लेकिन सवाल ये है कि तितली फ्लैशबैक में कहाँ से जाएगी? वो तो अब के जमाने की लड़की है। फिर से फ्लैशबैक में जाकर हम देखते हैं कि जिन 2 साड़ियों की बात हुई है उनमें से एक नीले रंग की और एक बैंगनी रंग की साड़ी है। वो अपनी दोस्त निशिगंधा के लिए कोलकाता से खरीद कर लाई थी, जिसमें से बैंगनी रंग की साड़ी निशिगंधा को बहुत ही पसंद आती है। यहाँ तितली निशिगंधा से कहती है, जिस दिन गांव वाले नई बहू को देखने आएंगे उस दिन मैं ये बैंगनी रंग की साड़ी पहनूंगी। दूसरी मंजिल के पियानो वाले कमरे में निशिगंधा की जो तस्वीर है उसमें उसने यही बैंगनी साड़ी पहनी थी। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है तो तितली कहने लगती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हम सब गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, ये बुढ़िया हमें गलत सुना रही है। सब बुढ़िया पर आरोप लगाने लगते हैं। जब बाहर से नील वगैरह कमरे में आते हैं तो बुढ़िया को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये बुढ़िया कहाँ से अंदर आ रही है? बार बार क्यों आ रही है? ये बुढ़िया कौन है? तब बुढ़िया कहने लगती है, ये घर तो मेरा बहुत पुराना जाना पहचाना है, अब उसकी बात कोई भी सुनना नहीं चाहता। ऋषभ कहता है कि ये चुड़ैल है, इसे यहाँ से बाहर निकालो, यही ये सारे खून कर रही है। जब बुढ़िया जा रही थी तो वो मुड़कर तितली की तरफ देखती है और कहती है, भाग जा पन्ना, भूल कर भी कभी यहाँ मत आना, जंगल के रास्ते से भाग जा। ये सुनकर तितली कहती है, मेरा नाम पन्ना नहीं है। लेकिन अजीब सी हंसी हंसकर वो बुढ़िया कमरे से बाहर चली जाती है। उसी समय नील अनिर्बान से पूछता है, आज भी तू उसे यहाँ लेकर क्यों आया था? अब उनके बीच आपस में कहासुनी होने लगती है। इसी समय नील जैसे ही थोड़ा चिल्लाता है तो अनिर्बान तितली पर गुस्सा करने लगता है। जब उनके बीच झगड़ा चल रहा था तो अनिर्बान निशी को देखता है जो उसे ऋषभ के पीछे दिखाई देती है। उसे बचाने की कोशिश में अनिर्बान सीढ़ियों से गिर जाता है और वहीं उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन सुबह जब पुलिस आती है तो भोला दा कहने लगता है, मैं जानता था कि यही होगा, जो लोग यहाँ रहेंगे वो सब मरेंगे। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, आप क्यों नहीं सुन रहे? पुलिस आकर बताती है कि अनिर्बान के घर वालों को खबर देनी होगी। उस समय तितली कहती है, उसके घर वाले हम ही हैं। उसकी अकेली माँ थी, वो भी 7 महीने पहले मर चुकी है। उसके घर में अब कोई नहीं बचा। अनिर्बान को इस हालत में देखकर सब रोने लगते हैं। रोते रोते तितली थोड़ी दूर चली जाती है और अचानक ऊपर की तरफ देखती है कि कोई खड़ा है। वो दूसरी मंजिल के कमरे में जाती है। तभी वो फ्लैशबैक का एक सीन अपने सामने देखती है जहाँ वो खुद को देखती है। पुरानी तितली के पास एक छोटी बच्ची आकर खड़ी होती है तो वो उससे कहती है, यहाँ से भाग जा पन्ना। वो वही बातें दोहराती है जो बुढ़िया ने कही थी और यहीं पर इसका चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 5वें एपिसोड से पत्ते खुलना शुरू होते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम हेमचंद्र को देखते हैं। वो जंगल के बीच में काशी को ढूंढ रहा होता है। उसी समय निशी की पुकार पर पीछे मुड़ते ही वो निशी को देखता है। जब वो भागने लगता है तो काशी को बीच रास्ते में पड़ा हुआ देखता है। फिर गुस्से में जमींदार के घर आकर भौजाई को बुलाकर चिल्लाता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ तुम खुद मरकर डायन बनकर हम सबको मार रही हो। इस बीच घर का नौकर आकर खबर देता है, घर में किसे ढूंढ रहे हो? कोई नहीं है। और मालकिन क्यों मरेंगी? वो तो मालिक के साथ इस गांव को छोड़कर चली गई हैं।
यहाँ हम भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि इस घोषाल घर की बहू मरकर निशी बनकर सबको मार रही है, लेकिन अब अगर वो जिंदा है तो मार कौन रहा है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम तितली को जंगल के बीच में पन्ना को ढूंढते हुए देखते हैं। यहाँ पन्ना वही बुढ़िया है जो बार बार आकर उसे डरा रही थी। वो पन्ना तितली के पिछले जन्म से किसी तरह से जुड़ी हुई है, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो पन्ना अपनी नई दीदी को बुलाने गई है, और ये नई दीदी तितली का ही पूर्व जन्म होता है। वो अपनी नई सहेली निशी को बुलाने गई होती है, जो कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। जब तितली निशी के पास जाती है तो वो तितली की साड़ी देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरा कोलकाता से फोटो बनाने के लिए लोग आएंगे, तुम तब ये साड़ी छोड़कर जाना। ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद है, मैं यही पहनूंगी। फिर वो दोनों नीचे आते हैं। वहाँ कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर उनके समारोह में गए थे। क्योंकि वो रिसेप्शन में नहीं आ पाए थे, इसलिए घोषाल के घर में अलग से इंतजाम किया गया था। घोषाल घर का इकलौता बेटा राजशेखर अपने 6 वाद्य यंत्र बजाने वाले दोस्तों के साथ रविंद्रनाथ टैगोर के सामने गाना गाकर सुनाने वाला था। चूँकि रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही निशी को जानते थे और ये जानते थे कि उसकी शादी इसी घर में हुई है, तो जाते ही उसे बुलाया जाता है। उसे देखकर रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही खुश होते हैं। वो आने वाले जीवन के लिए उसे दिल से आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि बेटी, तुम जो गाना गाती हो उसे भूलना मत। इसके बाद राजशेखर उनके सामने गाना गाना शुरू करता है। इस सीरीज में हमें रविंद्रनाथ टैगोर के कई गाने सुनने को मिलते हैं। इसी बीच गाना रोककर रविंद्रनाथ टैगोर निशी से बाकी गाना सुनाने को बोलते हैं। इससे वाद्य यंत्र बजाने वाले दोस्तों के साथ राजशेखर भी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं करता। वहीं निशी जैसे ही गाना शुरू करती है, सब भावुक होकर सुनने लगते हैं। दरअसल वो गाना बहुत ही अच्छा गाती थी। इससे राजशेखर गुस्सा हो जाता है। गाना खत्म होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, राजशेखर, भले ही तुम्हारे गाने की आवाज अच्छी हो, लेकिन निशी बहुत ही दिल से गाती है, जो मैंने सुनकर समझ लिया है। उससे ये गाना मत छुड़वाना, वो तुम सबसे ज्यादा गुणी है। वो गाना गाती रहे और वादा करके जाते हैं कि अगली विजया सम्मेलन में कवि गुरु सिर्फ निशी का गाना सुनने आएंगे। इससे दुखी होकर भी राजशेखर इसे मुंह से जाहिर नहीं करता। इसके बाद हम निशी और उसकी दोस्त को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से सुख दुख की बातें करती हैं। यहाँ निशी को उसकी सखी बताती है कि मैं शायद इस विजया सम्मेलन में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता ने कहा है कि वो मुझे कोलकाता पढ़ने भेजेंगे। इससे निशी थोड़ी दुखी हो जाती है। उसी समय पन्ना नई दीदी को इमली का चटपटा मिश्रण देने आई थी, इसलिए याद दिलाने के लिए वो बुढ़िया तितली को इमली का चटपटा मिश्रण देने गई थी। हालांकि उस साल की विजया में वो सखी मौजूद थी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर नहीं आ पाए थे। उसके लिए उन्होंने गिफ्ट के तौर पर एक तानपुरा भेजा था, साथ में एक लेटर भी दिया था और ना आ पाने पर दुख भी व्यक्त किया था। इससे निशिगंधा बहुत ही दुखी हुई थी और कहा था कि वो अब कभी गाना नहीं गाएगी, लेकिन उसकी सखी उसे समझाकर गाने के लिए राजी कर लेती है। विजया खत्म होने के बाद खाली पूजा घर में वो गाना गाने बैठती है। उसकी सखी खिड़की से सुन रही होती है, लेकिन अचानक गाना रुक जाता है। तब सखी कुछ देखती है और पीछे से पन्ना बुलाती है। अब आगे हमें अभी दिखाया नहीं जाता। कहानी फिर से फ्लैशबैक से वर्तमान में आती है, जहाँ पन्ना तितली से कहती है, जानती हो नई दीदी, मैंने 2 लोगों को ये कहते सुना था कि वो नई भौजाई यानी निशी के घर को जला देंगे। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है तो हम देखते हैं कि हेमचंद्र और काशी दोनों मिलकर कुएं के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यहाँ तबला बजाने वाला धीमान मरा था। हेमचंद्र कहता है, ये काम भौजाई के अलावा और किसी का नहीं हो सकता, ये मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। काशी कहता है, चलो भाई, हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। हेमचंद्र इसके लिए राजी नहीं होता। वो कहता है, एक औरत के लिए हम अपना घर गाँव छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उससे पहले हम उस घोषाल के घर को जला देंगे और वो आज रात ही करेंगे। सीन वर्तमान में आता है तो सब तितली को ढूंढने लगते हैं। जंगल के अंदर पुलिस भी वहाँ थी। जंगल के बीच में जहाँ कुआं था, वहाँ वो तितली को पन्ना को गले लगाकर बैठे हुए देखते हैं। सब मिलकर तितली को वापस लाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो बुढ़िया उसे जबरदस्ती वहाँ ले गई थी या कुछ समझाकर ले गई थी। वो शक कर रहे थे कि शायद वो बुढ़िया ही ये सब खून कर रही है। यहाँ तितली सबसे कहती है, क्या तुम लोग कोई सवाल किए बिना मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या तुम लोग कल ही इसी जगह विजया सम्मेलन का एक इंतजाम कर सकते हो? वो सब राजी हो जाते हैं। तब वो पुलिस से कहती है कि यहाँ लाने के लिए किसी को बुलवा देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय एक बड़ी गाड़ी आकर उस घर के सामने खड़ी होती है
और यहीं पर 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेमचंद्र घोषाल के घर में दूसरी मंजिल के उसी कमरे में आग लगाने गया था। वो भौजाई की तस्वीर देखकर कहता है, तुम कैसे जिंदा हो भौजाई, तुम्हें तो जिंदा नहीं होना चाहिए था। हेमचंद्र जैसे ही उस फोटो पर आग लगाने जाता है तभी पीछे से भौजाई बुलाती है, तुमने तो मुझे गाना भी खत्म करने नहीं दिया। इससे डरकर हेमचंद्र लालटेन को गिरा देता है और डर के मारे भागने लगता है। डरकर भागते हुए सीढ़ी पर तानपुरे का तार बंधा हुआ होता है जिससे उसका गला कट जाता है। मतलब निशी ही ऐसा करती है। सीन फिर से वर्तमान में आता है जहां उसी रात बिजिया का आयोजन होता है। तितली उस गाने को पूरा करती है जिसे निशिगंधा ने अधूरा छोड़ दिया था। गांव वाले भी इस बिजिया सम्मेलन को बंद कराने के लिए आगे आते हैं क्योंकि गांव वालों को लगता है कि यहाँ गाना गाने से और मौतें हो सकती हैं। इसलिए पिछले एपिसोड में जो बड़ी गाड़ी घोषाल के घर के सामने आकर खड़ी हुई थी वो दरअसल इस घोषाल घर के बड़े बेटे रुद्रशेखर की थी। तितली के गाना खत्म होते ही रुद्रशेखर वहां आता है और पुलिस को बताता है कि मुझे यहाँ क्यों और किस कारण से बुलाया गया है। तितली कहती है, हम सब जानते हैं कि आप इस घर के इकलौते वारिस हैं। 85 साल पहले राजशेखर बाबू यहाँ से भाग गए थे। इससे रुद्रशेखर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप जो मन में आए बोल रही हैं। यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि राजशेखर के 6 दोस्त जो वाद्य यंत्र बजाने वाले थे वो सब आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या कोई औरत बाहर आकर सबके सामने गाना गाएगी, क्या वो तवायफ है। मतलब सब निशिगंधा को नीचा दिखाना चाहते थे क्योंकि उसने रविंद्रनाथ टैगोर के सामने गाना गाया था और उसे रविंद्रनाथ टैगोर की प्रशंसा मिली थी। इसके बाद जब वो गाना गाने लगती है तो राजशेखर आकर उसके गले में तार लपेट देता है और कहता है, तुम मुझसे अच्छा गाओगी, अब दिल से गाना। और ऐसा कहकर वो निशी को मार डालता है। अब सीन वर्तमान में आता है। यहाँ रुद्रशेखर कहता है, ये हो ही नहीं सकता। मेरी माँ यानी निशिगंधा इतने दिनों तक हमारे साथ ही विदेश में थी। तितली बताती है, ये नहीं हो सकता। उसी दिन निशिगंधा मर गई थी। ये जानकर आपके पिता यहाँ से भाग गए थे। यहाँ रुद्रशेखर कहता है, तो आपकी उम्र कितनी है? तितली बताती है, 24 साल। रुद्र कहता है, तो आप 85 साल पहले की घटना अब कैसे बता सकती हैं? यहाँ तितली याद करती हुई फिर से कहने लगती है, जब आपके पिता ने निशिगंधा को मार डाला तो मैं उनके पास गई। इस अन्याय के लिए मैं उन्हें पुलिस को देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बुरा काम किया और मेरे शरीर पर आग लगाकर मुझे मार डाला। मैं वही आशा लता थी। यहाँ हमें तितली के पिछले जन्म का असली नाम आशा लता पता चलता है। रुद्र इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तितली आगे बताती है, आप प्लीज बता दीजिए कि आपके पिता ने निशी के शव को कहाँ छुपा कर रखा था। रुद्र कहता है, आप अपनी हद में रहिए। मेरे पिता ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो एक सम्मानित इंसान थे। तितली आगे कहती है, आप लोगों की वजह से ही इस गांव के सभी लोग निशी की आत्मा के डर से बाहर नहीं निकल पाते। दिन ब दिन इस गांव के लोग मर रहे हैं। अब आपका फर्ज है कि उस लाश का ठीक से अंतिम संस्कार करवाएं। लेकिन रुद्र किसी भी हालत में ये बात मानने को तैयार नहीं होता। अब तितली कहती है, अच्छा तो बताइए, आपके पिता तो बहुत ही अच्छे गायक थे, तो फिर आज तक उनका नाम एक सिंगर के रूप में क्यों नहीं सुना गया? और दूसरी बात, इस घर की कीमत आप जानते हैं, फिर भी इतने सालों से ना तो आपने इसे बेचा और ना ही यहाँ कोई आया। क्यों? इतने लोग मर गए फिर भी इस घर को बेचने के बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं। ऐसा क्यों? ये सुनकर रुद्र गुस्से में वहाँ से निकल जाना चाहता है और सबको डांट कर बाहर जाने को कहता है। जब गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें होम मिनिस्टर का नाम लेकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। उसी वक्त निशिगंधा की आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे डराने लगती है। रुद्र कहता है, तुम मर चुकी हो, तुम यहाँ रह ही नहीं सकती। नील पुलिस वालों से कह रहा होता है कि कोर्ट से परमिशन लेकर इस इमारत की खुदाई करवाई जाए ताकि निशिगंधा की लाश का पता लगाया जा सके, लेकिन पुलिस जवाब देती है, ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसके लिए इसके असली मालिक की अनुमति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी समय रुद्र भागते हुए वापस आता है और सबके सामने माफी मांगता है और बताता है कि उसके पिता ने मरने से पहले उसे पूरी घटना के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि निशिगंधा की आत्मा की वजह से ही उन्होंने इतने सालों तक खुद गाना नहीं गाया और अपने बेटे रुद्र को भी गाने नहीं दिया। अगर वो गाते तो सबकी मृत्यु हो जाती। इसी कारण से उन 6 दोस्तों के कोई भी वंशज आज तक जिंदा नहीं बचे। रुद्र आगे बताता है कि मेरे पिता के पापों का फल उनके 6 दोस्तों ने भुगता। इस पर तितली उसे सुधारते हुए कहती है, आपके पिता के पापों का फल उन्हें नहीं बल्कि दूसरों ने भोगा। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे निशिगंधा को उनके ही सामने मार दिया गया।
उनके ही एक दोस्त ने न केवल निशिगंधा को बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि निशिगंधा प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो ये बात अपने पति को बता नहीं पाई थी क्योंकि उसके घर में कोई और औरत नहीं थी। निशिगंधा ही अकेली महिला थी, इसीलिए वो किसी से ये बात नहीं कह पाई थी। उसने सिर्फ अपनी सहेली को बताया था कि वो दुर्गा पूजा के बाद अपने पति को ये बात बताएगी, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इसी वजह से उसने बदला लेने की ठान ली और उसने उन 6 दोस्तों के किसी भी वंशज को जिंदा नहीं छोड़ा। केवल राजशेखर घोषाल ही बच पाया क्योंकि वो भाग गया था, लेकिन बाद में उसके वंशज को भी लौटना पड़ा क्योंकि निशिगंधा के शव का ठीक से अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई थी। दूसरी ओर तितली यानी आशा लता को जलाकर मार दिया गया था, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसका पुनर्जन्म हुआ। आखिर में रुद्र ये बताता है कि निशिगंधा और उसके अजन्मे बच्चे की लाश उस देवी की मूर्ति के नीचे दफनाई गई थी। सब कुछ बताने के बाद वो वहां से चला जाता है और उसी रात निशिगंधा की आत्मा के कारण उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह जब तितली और उसके दोस्त घर लौट रहे होते हैं तो वो तानपुरा अपने साथ ले जाते हैं। भोला दा उन्हें बताता है कि अब गांव के लोगों ने सब कुछ तय कर लिया है। अब हर साल इस गांव में दुर्गा पूजा होगी और उसके साथ ही विजया सम्मेलन भी मनाया जाएगा। वो उनसे आग्रह करता है कि वो हर साल आएं और यहाँ गाना गाएं। इसके लिए तितली भी हाँ बोल देती है। पुलिस भी बताती है कि निशिगंधा के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद वो शरीर उन्हें सौंप दिया जाएगा, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वो हमारे गांव की मां ठकुराइन है, उनका अंतिम कार्य इसी गांव में पूरा होगा। और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।